Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So today we are going to discuss another 10 stations of the talks. First station is, this is a picture, and this is a palatal clinical picture of intraoral picture. इसके अंदर जो questions हैं, that is, describe the clinical picture, what are the differential diagnosis, how would you proceed, ट्रीटमेंट एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑप्शंस. एंड प्रोबेबली ये सारे क्वेश्चंस आपसे एक टाइम पे नहीं पूछे जाएंगे. सबसे पहले आपको यही कहा जाएगा कि डिस्क्राइब द क्लिनिकल पिक्चर. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आपने यूँ ही स्टार्ट करना है कि दिस इज़ अ क्लिनिकल पिक्चर, इंट्राओरल व्यू ऑफ अ क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एन अडल्ट मेल पेशेंट शोइंग अ स्मूथ सेसाइल स्वेलिंग, और अप्रॉक्सीमेट आप उसका साइज बता देंगे 3 to 4 सेंटीमीटर एट द राइट पैलेटल एरिया विद सेंट्रल इंडेंटेशन एंड दैट इज़ नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन. आप जब भी कोई भी आप स्वेलिंग एक्सप्लेन करेंगे ना, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले तो उसकी जो एरिया है, लोकेशन है, वो बतानी है. उसको अप्रॉक्सीमेट साइज़ आपने बताना है, कलर बता देना है, साइट मैंने आपको बता दी, ग्रोथ पैटर्न, यानी जैसे इसके अंदर मैंने आपको कहा ये स्मूथ है, सेसाइल है. आपको पता है सेसाइल और पेडंकुलेटेड में क्या फ़र्क है. पेडंकुलेटेड स्टॉक के साथ अटैच्ड है, ये इसकी ब्रॉड बेस है, सो इट्स अ सेसाइल स्वेलिंग. ठीक है, तो आप उसको कह देंगे कि ये एक सेसाइल स्वेलिंग 3 to 4 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली एट द राइट पैलेटल एरिया विद सेंट्रल इंडेंटेशन एंड दैट इज़ नॉट क्रॉसिंग द मिड लाइन, क्योंकि पैलेटल एरिया के अंदर क्रॉसिंग द मिड लाइन इज़ इंपॉर्टेंट ना. इसी तरह से आपने टंग की अगर बता रहे हैं तो भी बताएंगे, वेंट्रल का बता रहे हैं, सर्फेस का या फ्लोर ऑफ द माउथ, तो क्रॉसिंग द मिड लाइन भी आपको बताना होगा. ठीक है, स्पेसिफिकली इन ऑन्कोलॉजी जब हम आपको एक्सप्लेन, मैं आपको बताऊंगी ऑन्कोलॉजी का लॉन्ग केस प्रेजेंट करना, तो उसके अंदर भी क्योंकि आपके फिर इसी तरह से बायलैटरल नेक डिसेक्शंस और उसके अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं. ठीक है, तो क्रॉसिंग द मिड लाइन आपको इसके अंदर लाजमी बताना होगा. ठीक है, अच्छा जी. देन व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो जितने भी मैंने आपको पहले भी कहा है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप जब भी बताएंगे ना, तो आपने इस तरह से करना है कि आपने अच्छा एक और बात जो मैं कह रही थी कि जो पैलेटल एरिया है उसके अंदर अगर आप स्वेलिंग को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके अंदर इट इज़ नॉट अल्सरेटेड, ये इंपॉर्टेंट है बताना है. जिस तरह मैंने बताया इट्स सेंट्रल इंडेंटेशन एंड स्मूथ सरफेस, यानी अल्सरेटेड नहीं है ये बताना, क्योंकि जो आपके मलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ द सिलिवरी ग्लैंड है, आपको पता है जैसे म्यूकोएपिडर्मल कार्सिनोमा, तो वो अल्सरेटेड होते हैं. तो जब आप ये बात बताएंगे तो एग्जामिनर को समझ आ जाएगी कि यू आर व्हाट आर एक्चुअली यू आर पॉइंटिंग आउट. और फिर उसके बाद ये तो आपकी सिर्फ इंस्पेक्शन पे यही चीज़ें नज़र आएंगी. बाकी नमनेस या जो भी चीज़ है, पल्पेशन स्मूथ है या फ्लक्चुएंट है या किस किस्म की है, ये आपको पल्पेशन पे ही पता चलेगा. सो वो हम यहाँ पे कमेंट नहीं करेंगे. सो कमिंग बैक टू द डीडीज़, आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द डीडीज़. तो मैंने आपको पहले कहा था कि आपने बिल्कुल जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उधर से स्टार्ट करना है, फिर आपने इन्फेक्शन पे आना है या इन्फ्लेमेशन पे आना है, फिर आपने आहिस्ता आहिस्ता सिस्ट ट्यूमर्स एंड फर्दर आप इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे. सो आप इस तरह से कह सकते हैं कि नंबर 1 इट कुड बी अगर पैलेटल टोराई, अगर इट इज़ इन द मिड लाइन ना, बट एज इट इज़ नॉट इन द मिड लाइन, तो दिस मैं आपको वैसे एक जनरल बता रही हूँ. डीडीज़ में आप पैलेटल टोराई कह सकते हैं, बट इस एरिया में अगर पैलेटल टोराई सेंट्रल होता है और इसकी जो है वो यूनिलैटरल स्वेलिंग जिस तरह इसमें से है, ऐसा नहीं होता. सो अगेन सेकंड वुड बी द पैलेटल एब्सेस, और वो आपको पता होना चाहिए कि पैलेटल एब्सेस जो है वो किन किन टूथ की रूट की वजह से होता है. यहाँ पर जो है वो फर्स्ट मोलर की जो पैलेटल रूट है उसकी वजह से आपका पैलेटल एब्सेस इस तरह से नज़र आ सकता है, और जो लैटरल इंसाइजर है उसकी सिर्फ पैलेटल एब्सेस जाती है और वो एंटीरियर रीजन में होगी. ठीक है, बाकी सारे जितने भी दांत हैं उनकी रूट्स के एब्सेस जो हैं वो बकली प्रेजेंट करती हैं. ओके, देन कमिंग टू द इन्फेक्शंस, इंट्राओरल सिफिलिस कैन गिव अस पैलेटल स्वेलिंग एज वेल एज म्यूकोरमाइकोसिस. अगर वो है तो वो आपको पैलेटल हार्ट स्वेलिंग देगा. उसके अलावा जो है वो आपका सिस्ट जो हैं उनके अंदर से फिर जो भी मैक्सिलरी साइनस के सिस्ट हैं वो आपकी इस तरह से जो है वो इंट्राओरली प्रेजेंट कर सकती हैं, बट वो भी साइनस के अंदर ग्रो करती हैं, वो इस तरह से बोन की इरोजन नहीं करती हैं. ठीक है, अनटिल अनलेस के कोई जैसे करैटो है और वो पूरी की पूरी साइनस फिल हो चुका है और वो फिर बाहर आ जाए. ठीक है, ओके. सो आप सिस्ट को यहाँ से बल्कि एडिट कर दीजिएगा, अहमद बेटे इसको एडिट कर दीजिएगा, एब्सेस के बाद से इसको एडिट कर दीजिएगा. ओके, पैलेटल एब्सेस आपको मैंने बता दिया. देन कमिंग टू द इन्फेक्शंस, तो इंट्राओरल जो है वो सिफिलिस आपको इसी तरह से पैलेटल स्वेलिंग के तौर पर आपको इस तरह से प्रेजेंट कर सकता है. म्यूकोरमाइकोसिस आपको इस तरह से पैलेटल हार्ट स्वेलिंग दे सकती है.
देन कमिंग टू द सिस्टेंट ट्यूमर्स, तो सिस्ट जो है मैक्सी साइनस की वो यूजुअली आपकी पैलेटली यूँ प्रेजेंट नहीं करती, क्योंकि वो साइनस के अंदर ही ग्रो करती है, और क्योंकि वो बोन की रोयन नहीं कर सकती तो वो एनाटॉमिकल बैरियर्स को यूँ क्रॉस नहीं करती, तो इसलिए वो ज़्यादातर आपको साइनस के अंदर या नोज़ की एक्सपेंशन करती नज़र आएगी, पैलेटल यूँ नज़र नहीं आती। देन कमिंग टू द ट्यूमर्स, तो स्लिवरी ग्लैंड ट्यूमर्स में बेनाइन हो सकते हैं, मैलिग्नेंट हो सकते हैं। बेनाइन में मैंने आपको बताया प्लीमॉर्फिक हो सकता है, वॉटसन्स हो सकता है, एंड सो ऑन। एंड मैलिग्नेंट के अंदर म्यूकोएपिडर्मोइड, एडेनोइड, सिस्टिक, एडिनोकार्सिनोमा, जो भी आप जो है पैलेटल के साथ आप देख लें। अच्छा, देन कमिंग टू आपकी मैक्सी साइनस ट्यूमर्स जो हैं वो इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ट्यूमर्स जो है मैक्सी साइनस के, जो कि आपके एरोड करते हैं बोन को, ठीक है, तो वो आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। देन लिम्फोमा जो है इंट्राओरल, वो आपका इस तरह प्रेजेंट कर सकता है। फिर आपके जो बोनी लियंस हैं, फिब्रोसियस लियंस हैं, फॉर एग्जांपल फिब्रस डिस्प्लेजिया या ऑसिफाई फिब्रोमा, ठीक है, वो आप किस तरह से प्रेजेंट कर सकती हैं। फिर मैलिग्नेंट में वही स्लिवरी ग्लैंड ट्यूमर्स मैलिग्नेंट वो आ सकते हैं, बोन के कोई मैलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं वो आ सकते हैं, स्क्विमस सेल कार्सिनोमा। लेकिन देन अगेन इफ़ दे आर मैलिग्नेंट तो दे वुड बी अल्सरेटेड, ठीक है। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोस के बाद हाउ वुड यू प्रोसीड। ओके, सो यू विल, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि आपने जो भी पेशेंट करना है उसके लिए तो आपने सबसे पहले कहना है कि सर आई would take the patient's history, and after the clinical and radiological examination I will consult my MDT, multidisciplinary team, and after then I will proceed for further treatment plan, ठीक है। ओके, हिस्ट्री के सिग्निफिकेंट पॉइंट्स में आप क्या क्या पूछेंगे, आप उसका ड्यूरेशन पूछेंगे, प्रोग्रेशन पूछेंगे, एसोसिएटेड के फीचर्स हैं वो पूछेंगे, और उसके अलावा जो है वो नमनेस इस एरिया की, नेज़ल डिस्चार्ज पूछेंगे, नेज़ल ब्लॉकेज तो नहीं है कोई किसी किस्म का, किस तरह से ये आपको फर्स्ट टाइम पेशेंट ने कब इसको देखा और उसके ख्याल में ये क्या चीज़ है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ डिस्चार्ज अगर उसमें से आ रहा है, ठीक है, कम होती है, ज़्यादा होती है, एग्रीवेटिंग फैक्टर्स, रिलीविंग फैक्टर्स, एसोसिएट फीचर्स में मैंने आपको बताया, पेन हो गई, फीवर हो गया, और टूथ मोबिलिटीज़ वो तो आप पल्पेशन पे भी चेक करेंगे, ठीक है। ओके, कमिंग टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, स्वेलिंग के जो है वो मैं आपको जब हम शॉर्ट केस भी करेंगे उसमें भी बताएंगे, और इंशाल्लाह ताला आपका लॉन्ग केस है तो उसमें भी, कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्वेलिंग जो है उसके अंदर आपने क्या क्या देखना है। 5S 4T 3C 3FPE, दैट इज़ साइट, साइज, सरफेस, सराउंडिंग्स, और उसके अलावा 5th S जो है आपका, जस्ट अ मिनट, ओके, 5S में साइज, साइड, सरफेस, शेप, सराउंडिंग्स, T के अंदर 4T टेम्परेचर, टेंडरनेस, टेक्सचर, ट्रांसल्यूमिनेशन, C के अंदर कलर, कंसिस्टेंसी, और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जामिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जामिनेशन में आपने नर्व का आ जाएगा आपका, कि वो नर्व न्यूरोवेस्कुलर डेफिसिट आप चेक करेंगे। लिम्फ नोड किसी भी, याद रखिएगा, अल्सर, स्वेलिंग, कोई भी आपको चाहे शॉर्ट केस आता है, लॉन्ग केस आता है, टोक्स आता है, कुछ भी अगर आपका स्वेलिंग और अल्सर की एग्जामिनेशन की बात करें तो आपने न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट और लिम्फ नोड आपने कभी नहीं भूले। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ अल्सर एंड स्वेलिंग, ठीक है। उसके अलावा आपने देख लेना कि किसी और साइड पे तो नहीं है, और स्वेलिंग के अंदर फ्लक्चुएशन या फिक्सेशन, ये मैंने इस तरह से इसको जो है याद किया हुआ था ताकि इसमें से कोई भी पॉइंट मिस ना हो। 5S 4T 3C 3FPE, दैट इज़ साइज, साइड, सरफेस, शेप, सराउंडिंग, टेम्परेचर, टेंडरनेस, टेक्सचर, ट्रांसल्यूमिनेशन टेस्ट। 3C में कलर, कंसिस्टेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जामिनेशन। फिर 2F में फ्लक्चुएशन एंड फिक्सेशन, और PE पल्सटाइल है कि नहीं है, और E से एजेस उसके कैसे हैं, यानी वेल डिफ्रेंशिएटेड, उसके जो है वो मार्जिन जो है वो उसके यानी वो डिफ्यूज़ है या वेल डिमार्केटेड है, ठीक है, उसके एजेस जो है, ठीक है, स्वेलिंग के। और कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जाम में मैंने आपको बता दिया कि आपने उसके साथ साथ न्यूरोवेस्कुलर डेफिसिट, उसकी क्या कहते हैं, लिम्फ नोड्स, और किसी और बॉडी के किसी साइड के ऊपर तो नहीं है, ये भी लाजमी आपने चेक करना है, ठीक है। पल्सटाइल आपको पता है अगर ब्रूई है तो वो फिर हम अपनी एवी मैलफॉर्मेशन या उनकी तरफ चले जाते हैं। अच्छा जी, सो कमिंग बैक टू द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, मैंने आपको बता दिया कि नेज़ल कंजेशन आपने देखनी है, नोज़ को भी चेक करना है, मैक्सी साइनस की को आपने पेशेंट की उसकी भी साइनस सिम्टम्स की हिस्ट्री लेनी है कि झुकता है तो उसको जो है उसके ऊपर प्रेशर तो फील नहीं होता, नाक तो नहीं बंद, ये सारी हिस्ट्री भी लेनी है। और क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी मैंने आपको बता दिया कि नेज़ल भी करना है, मैक्सी साइनस भी का भी करना है, और इंट्रा ओरल स्वेलिंग का जो है ये आपने सारा
5S4T3C3P 3F और PE एग्जामिनेशन करना है। अच्छा, इसके बाद आपने जो है वो कहना है कि मैं रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन करूँगी। रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन के लिए आपको PNS व्यू चाहिए होगा और अपर ऑक्लूजल चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद आपने ट्रीटमेंट प्लान से पहले आपने ये लाजमी एस्पिरेशन ऑफ द एरिया लाजमी आपने कहना है कि मैं एस्पिरेशन भी स्वेलिंग की करूँगी, पैलेटल स्वेलिंग की एस्पिरेशन भी जो है वो, अगर ये बोनी हार्ड नहीं है तो आप उसके लिए एस्पिरेशन भी करेंगे, ठीक है। सो एस्पिरेशन का लफ्ज़ आपने लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पैलेटल आपने पल्पेशन करके तो नहीं देखना कि वो किस किस्म की है, ये तो भी आपको सिर्फ टोक्स है, तो इसके अंदर आप एस्पिरेशन मेंशन करेंगे, ठीक है। सो फिर आप कहेंगे कि देन आई विल आफ्टर हैविंग ऑल दिस इंफॉर्मेशन देन आई विल गो फॉर माई ट्रीटमेंट। और ट्रीटमेंट ऑप्शंस में आप क्या करेंगे, नंबर 1 इसकी बायोप्सी के बाद आपने एस्पिरेशन कर ली, उसके बाद आपने अगर तो ये वही लेस देन 1 सेंटीमीटर है तो फिर हम इसकी एक्सटीरियर बायोप्सी करेंगे, इफ इट इज़ मोर देन 1 सेंटीमीटर तो फिर हम इसकी इंटीरियर बायोप्सी पहले करके देख लेंगे, ठीक है। On the basis of radiographic and clinical examination and along with the aspiration test, ये सारे जब आपके पास आ जाएंगे तो फिर आपकी प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या बनेगी, जो मैंने आपको डीडीज बताई हैं, दैट उसके अंदर आप सबसे पहले फिर प्लेमोर्फिक एडेनोमा या मेकोएपिडर्मोइड कार्सिनोमा ले जाएंगे, ठीक है। अगर वही बात कि इन क्लिनिकल एग्जामिनेशंस को आप का जो एग्जामिनर है वो आपको बता देता है कि ये नहीं डॉक्टर साहब ये स्मूथ नहीं है, सॉरी बोनी हार्ड है, ये सॉफ्ट नहीं है, और वो साथ साथ आपको इसके बारे में बताता जाता है, तो फिर आपके खुद ब खुद इसका एक जो है वो प्रोविजनल डायग्नोसिस बनता जाना चाहिए। ओके, सो इफ़ इट्स प्लियोमॉर्फिक एडेनोमा, so your treatment would be wide local excision with 0.5 millimeter margin, 0.5 millimeter margin and above जो बोन है उसकी ट्रिमिंग। ये आपका जो है वार्डबू जो है वो ये कहता है कि आपकी जो है विद 0.5 मिलीमीटर आपने मार्जिन विद, और मेलोरो भी ये कहती है, बट लैस्किन कहता है कि इफ़ इट्स इंटरप्रोटेड तो फिर आपने 5 मिलीमीटर कफ ऑफ नॉर्मल टिश्यू वर्सेस सुपरफिशियल प्रोटेडेक्टमी, यानी आपने जब सुपरफिशियल प्रोटेडेक्टमी करनी है तो 5 मिलीमीटर का आपने कफ ऑफ नॉर्मल टिश्यू भी लेना है। बट इफ़ इट इज़ इन द पैलेटल एरिया तो पेरियोस्टल सेक्रीफाइसिंग के साथ आपने वाइड लोकल एक्सीजन करनी है विद 1 सेंटीमीटर मार्जिन, ताकि क्योंकि आपको पता है इसमें वो कहते हैं कि डॉटर वो बने होते हैं, आइलैंड्स बने होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो इसका रिकरेंस होने का ख़तरा होता है, तो 1 सेंटीमीटर का कहता है वाइड लोकल आपने एक्सीजन करनी है, लैस्किन कहती है, ठीक है। क्योंकि इसका रिकरेंस रेट मोर देन जो है वो अगर आप इसको छोड़ देंगे तो फिर उसका रिकरेंस रेट हाई हो जाता है, और इसका मेलिग्नेंसी रेट भी मोर देन 6% है, तो इस वजह से आप इसकी जो है वो वाइड लोकल एक्सीजन करते हैं, ठीक है जी। ओके, सो व्हाट आर द रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस। सो रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस आपके डिपेंड करते हैं कि आपने एक्सीजन कैसी की है। अगर आपने फुल थिकनेस जो है वो एक्सीजन नहीं की है, प्लेमॉर्फिक एडेनोमा जो है वो आपका था विद 1 सेंटीमीटर आपने अगर लोकल एक्सीजन की है, और लोअर आपका जो है वो पैलेटल पेरियोस्टियम प्लेट अभी सॉरी इसको यहाँ से अहमद वो कर देना, एडिट कर देना। सो कमिंग टू द रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शंस, अगर आपकी जो है वो आपने वाइड लोकल एक्सीजन की है विद 1 सेंटीमीटर मार्जिन, और आपकी जो पैलेटल बोन है वो तो इंटैक्ट है, बट आपने पेरियोस्टल स्ट्रिपिंग भी की है और वाइड सेंटीमीटर का मार्जिन लिया है, तो फिर आप इसके जो है वो रिकंस्ट्रक्शन आपकी होगी जो हम यूजुअली आप लोग करते हैं, दैट इज़ हम बिप प्लेस कर देते हैं, बिस्मथ आयोडो पायरोफॉर्म पेस्ट, और उसके बाद उसको पैलेटल प्रोटेक्शन प्लेट लगा देते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी इंटेंशन से आप इसको हील होने देते हैं, वन ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर लार्जर डिफेक्ट्स हैं तो प्राइमरी क्लोजर विद लोकल म्यूकोजल फ्लैप्स भी आप कर सकते हैं, जो कि एक नंबर 1 पैलेटल रोटेशनल फ्लैप है, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी के ऊपर वो करता है, और दूसरा जो है दैट इज़ फैम फ्लैप, दैट इज़ फेशियल आर्टरी मायोम्यूकोजल फ्लैप, ठीक है, तो वो भी आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने बोन भी इन्वॉल्व की है और बड़ा उससे ज़्यादा बड़ा आपका डिफेक्ट है, जो कि अभी आगे मैं आपको ब्राउन क्लासिफिकेशन भी बताऊंगी, तो उसके अंदर फिर आप पैलेटल ऑब्चुरेटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, सेकेंड टोक्स का जो आपका स्टेशन है दैट इज 22-year-old फीमेल पेशेंट केम टू डेंटल ओपीडी with painless swelling over the right lower jaw region. Since 6 months, the swelling had remained asymptomatic while gradually enlarging to cause the facial disfigurement evident at the time of the presentation. No history of trauma was elicited, nor any systemic or local infections. Adjacent dentition and the local oral mucosa did not reveal any abnormality. A tooth vitality test revealed normal pulpal response of the teeth in the region. So ये आपको नज़र आ रहा होगा at the area of
ओके, नो, नंबर वन, अगर आपको वो ये कहेंगे कि जी डॉक्टर साहब व्हाट इज़ मतलब आपको क्या नज़र आ रहा है, तो उसके अंदर आपने क्या कहना है कि दिस इज़ आ डिजिटल ओपीजी ऑफ ऑर्थोपेंटोमोग्राम ऑफ अ पेशेंट। अगर प्रोबेबली उसके ऊपर डेट लिखी हुई है तो आप वही बात उसको एक्सप्लेन करेंगे, टेकन ऑन दिस एंड शोइंग द अपर एंड लोअर डेंटल आर्चेस। And there is also a unilocular radiolucency at the area of at the area of lower premolar and incisor areas, extending from the right first molar to the left lateral incisor region with a sclerotic margin, and it is also causing the displacement of the teeth, involving teeth along with the root resorption. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स जो आप उनको बताएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद वो आपसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे आ जाते हैं। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे बेटा यूनिलॉक्यूलर जितनी भी रेडियोलुसेंसीज आप जो है वो आपकी माइंड में आती हैं, तो वो जो है वो आपकी इसके इसमें आ जाएंगी, क्या कहते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आ जाएंगी। ठीक है, ओके, कमिंग टू द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, इसके अंदर फिर वही बात आ जाती है जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि आपने सबसे जो है वो सिंपल बात आपने बतानी है सबसे पहले, लेकिन अगेन बिकॉज एज इट इज़ इन द इंटीरियर एक्सटेंट, ठीक है, आपने ये भी देखना है कि ये मैंडिबल में है, मैग्जिला में है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, चाइल्ड है या एडल्ट है, इन सारी बेसिस पे, क्योंकि अभी आपके पास अवेलेबल है रेडियोग्राफ ना, इसके अकॉर्डिंगली आपने बताना है। अगर ये इंटीरियर एक्सटेंट में है और चाइल्ड है तो फिर आप उसको जो है वो जॉइंट सेल लियन कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जॉइंट सेल लियन अभी आपको भी मैं आगे बताऊंगी कि ये जो है ये सेकंड टू थर्ड डिकेड के से पहले पहले होता है। तकरीबन जो है आपकी लास्किन कहती है कि ये 9.3 ईयर से पहले पहले होता है, और आपकी जो बोर्ड बूथ है वो कहती है कि ये फर्स्ट या सेकंड डिकेड के अंदर होता है। ठीक है, तो अगर चाइल्ड है तो आप उसको जॉइंट सेल लियन कहेंगे, अगर चाइल्ड नहीं है तो आप उसको सॉलिड एमीलोब्लास्टोमा भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। अगर पोस्टीरियर एक्सेंट है तो उसके अंदर फिर आपको पास आ जाता है कि पोस्टीरियर जो है वो मैंडिबुलर कैनाल के ऊपर है या मैंडिबुलर कैनाल के नीचे है। अगर तो ऊपर है तो फिर अबव है तो फिर आप उसको सिंपल बोन सिस्ट या स्टेफनीसिस्ट ये वाली चीज़ें आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कैनाल के अंदर है तो न्यूरल ट्यूमर या वेस्कुलर लियन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर बिलो है तो लिंगुअल का बोन कोई डिफेक्ट वगैरह कंसिडर कर सकते हैं। यूनिलॉक्यूलर की बात करी हूँ। ठीक है, अगर एसोसिएटेड विद एनामल या सीमेंटो एनामल जंक्शन वगैरह पर यहाँ पर ऐसी किसी एरिया में यानी इम्पैक्टेड कोई दांत के इर्द गिर्द है तो वो डेंटिग्रेस सिस्ट हो सकती है। ठीक है, और अगर कोई ऐसे एरिया में उसके अंदर नहीं है तो फिर आप उसको सॉलिड यूनिसिस्टिक मीलोब्लास्टोमा भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो इट ऑल डिपेंड्स कि ये कौन से जगह पर है, कौन से एक्सटेंट पे है। ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये इस पर डिपेंड करता है कि आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपना क्या देंगे। ठीक है, सो आप सबसे पहले क्योंकि इट इज़ इन द इंटीरियर रीजन विद द स्क्लेरोटिक मार्जिन, और एज जो है वो आपको बताएंगे कि इट इज़ इन द फर्स्ट डिकेड और सेकंड, तो फिर ये आपका सेंट्रल जॉइंट सेल लियन बनेगा। ठीक है, हाउ वुड यू असेस द पेशेंट, तो इसके अंदर वही बात है कि आपने हिस्ट्री ले ली, क्लिनिकल एग्जामिनेशन लेना है। क्लिनिकल एग्जामिनेशन में स्वेलिंग का मैंने आपको बता दिया है कि आपने इंट्राओरल इंस्पेक्शन के ऊपर जो है वो आपने देख लेनी है, उसका साइज, सरफेस, सराउंडिंग वगैरह वगैरह जो मैंने आपको 5S पहले बताई हैं। उसके अलावा जो है पैल्पेशन के ऊपर आपने देख लेनी है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बाइकॉर्टिकल एक्सपेंशन कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर यूनिलॉक्यूलर कर रही है तो एक कॉर्टेक्स जो है ना यूनिकॉर्टिकल एक्सपेंशन कर रही है तो फिर आप उसको सिस्ट कंसिडर करेंगे या इन्फेक्शन कंसिडर करेंगे। बाइकॉर्टिकल करिए तो फिर आप उसको ट्यूबर कंसिडर करेंगे। इसी तरह से इन्फीरियर बॉर्डर आप चेक करेंगे, इन्फीरियर बॉर्डर की इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है, उसके ऊपर किस किस्म की कॉर्टिकल एक्सपेंशन है, जो इन्वॉल्व दांत हैं वो मोबाइल है कि नहीं है। सो ये सारी चीज़ें, न्यूरोवेस्कुलर डेफिसिट है कि नहीं है। ठीक है, और ये लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप उनको बताएंगे कि मैं इस तरह से पेशेंट को असेस करूँगा। उसके बाद जब बात आएगी आपकी रेडियोग्राफ की, तो मैंने आपको बता दिया है रेडियोग्राफिकली आप यूनिलॉक्यूलर विद स्क्लेरोटिक मार्जिन से रेडियोलेसेंसी है तो उसकी डीडी आप कहेंगे कि मैं बताऊँगा। फिर मैं इसकी बायोप्सी करूँगा। बायोप्सी के ऊपर जो है वो आपको जॉइंट सेल्स अगर नज़र आएंगे। ठीक है, देखो ये इसमें नीचे लिखा भी हुआ है कि बायोप्सी रिवील्स लार्ज मल्टीन्यूक्लियर जॉइंट सेल, ये फिर आपको एग्जामिनर प्रोबेबली बताएगा। ठीक है, तो फिर आपका डायग्नोसिस बनता जाएगा। अच्छा, फिर आप अगर वो ये आपको बात कहता है कि जी बायोप्सी रिवील कर लिया मल्टीन्यूक्लिएटेड जॉइंट सेल, तो फिर आप इसके अंदर ये भी बता सकते हैं कि अगर सर पेशेंट जो है वो सेकंड अपनी डिकेड के अंदर है या थर्ड डिकेड में है तो फिर मैं उसका कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल भी कराऊंगी और पैराथायरॉयड हार्मोन लेवल्स भी करवाऊंगी टू डिफरेंशिएट दिस फ्रॉम दी ब्राउन्स ट्यूमर या पैराथायरॉयड ट्यूमर। ठीक होगी बात। Okay, the biopsy reveals large multinuclear giant cells with dense connective tissue. What conditions can cause this? तो इसके अंदर आपकी जो सेंट्रल जॉइंट सेल सेंट्रल कह रही हूँ जॉइंट सेल लीजन्स जितनी भी हैं तो वो आप उनको आप बताएंगे कि ये जॉइंट सेल लीजन्स हो सकती हैं।
ठीक है। और उसके अंदर जो है और कौन कौन सी आ जाती हैं, दैट इज़ चेरुबिज्म। सबसे पहले तो सेंट्रल जाइंट सेल लीजन, सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा, एग्रेसिव नॉन एग्रेसिव जिसे हम कहते हैं, चेरुबिज्म आ गई, फिर आपकी ब्राउन ट्यूमर आ गई, फिर आपकी एन्यूरिज्मल बोन सिस्ट आ गई। ठीक है, सो ये आप उनको बताएंगे कि जाइंट सेल लीजन्स जो हैं ये हमारे कॉज कर सकती हैं ये वाली अपीयरेंस। ठीक है, हाउ वुड यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन दैम। तो एक बात याद रखिए कि जो भी आपकी लीजन्स हैं जिनकी हिस्टोपैथोलॉजी सेम आती है उनको हम इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री से जो है वो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। किस चीज़ से? इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री से। इसके अंदर आपको ज़्यादातर जो पूछे जाएंगे वो 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। नंबर 1 ये सेंट्रल जाइंट सेल लीजन जो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, उसके अलावा आपकी होती है ये राउंड ब्लू सेल ट्यूमर्स। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, वो भी मैं इंशाल्लाह ताला आपको इविंग सार्कोमा के अंदर भी आगे बताते हैं। उसके अलावा कि स्पिंडल सेल लीजन्स हैं वो पूछी जाती हैं। ठीक है, उनकी इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री फिर आपको पूछी जाती है। तो इसके अंदर आपको इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री के लेवल्स भी पता मार्कर्स भी पता होने चाहिए, और जो लीजन्स है ना इंपॉर्टेंट कम से कम लास्ट में ही पता होना चाहिए। इसी तरह से जो आपका ये सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा है, ठीक है, इसका जो की मार्कर है, आपका हॉलमार्क मार्कर है, दैट इज़ H3G34W। ठीक है, ये आपका जेनेटिक हॉल मार्कर है, और ये आपका इसके अंदर जो है वो आप यूज़ करते हैं फॉर द इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री चेक करने के लिए। ठीक है, अच्छा आगे आ जाती हैं आपकी इसी तरह से राउंड ब्लू सेल ट्यूमर में भी आपको आगे डिस्कस करके बताते हैं कि रेब्डोमायो होता है तो फिर उसमें क्या पॉजिटिव आएगा, और बाकी सारों में डिफरेंट में क्या क्या पॉजिटिव आता है इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ सेंट्रल जाइंट सेल और हाउ वुड यू डिफरेंशिएट दैम। तो फिर अगेन वही बात है कि आप हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैंने आपको बताया जिस तरह पेशेंट की एज मैटर करती है, उसकी ड्यूरेशन मैटर करती है, प्रोग्रेशन कैसा है, फिर आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऐसी मिल रही है, रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स ऐसी मिल रही हैं, लैब्स की बात आ गई जिस तरह मैंने आपको बताया ब्राउन ट्यूमर में, सॉरी, फिर इसी तरह से आपको जो है वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के मार्कर्स पता होने चाहिए। अच्छा जी, टाइप्स ऑफ सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा। तो यस, ऐसा जो ये इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दैट इज़ जो आपका एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव जाइंट सेल ग्रैनुलोमा है, बेसिकली ये वो पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ एक आपका अग्रेसिव है, आपका एक नॉन एग्रेसिव है, और इसका क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जो है वो मैंने याद किया हुआ था सर कारगिल के निमोनिक से, सर SR और कारगिल CRGL। CR जो है वो आपका मेजर क्राइटेरिया है, मेजर क्राइटेरिया में आता है आपका साइज़ वो मोर देन 5 सेंटीमीटर हो, रिकरेंस जो है वो आफ्टर इनिशियल ट्रीटमेंट हो, तो फिर आप उसको कंसिडर करते हैं कि आपका जो है वो एग्रेसिव सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा है। और आपका जो माइनर क्राइटेरिया है उसके अंदर ये है कि आपका करगिल C से जो है वो होता है आपका कॉर्टिकल थिनिंग, R से होती है आपकी रूट रिजॉर्प्शन, रेडियोग्राफिक एविडेंस ऑफ रूट रिजॉर्प्शन एंड डिस्प्लेसमेंट, G से है रैपिड ग्रोथ, G से ग्रोथ, और L से था आपका लूजनिंग ऑफ द या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टीथ। ठीक है, सो ये आपका माइनर क्राइटेरिया है, और सर SR जो है साइज और रिकरेंस दैट इज़ योर मेजर क्राइटेरिया। और 1 मेजर क्राइटेरिया और 3 माइनर क्राइटेरिया होंगे तो फिर आप उसको कहेंगे कि ये अग्रेसिव सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा है। ठीक है, एज मैंने आपको बता दिया 10 to 20 ईयर्स में, फर्स्ट या सेकंड डिकेड में जो है ये ज़्यादातर आपको नज़र आता है। ठीक है, और नॉन अग्रेसिव जो है वो एसिम्टोमेटिक होता है, अग्रेसिव जो है वो पेनफुल स्वेलिंग होती है उसकी, अलॉन्ग विद मैंने आपको बता दिया बोन रिजॉर्प्शन एंड बोन परफोरेशन वगैरह। ठीक है, और जो अग्रेसिव है वो ज़्यादातर आपको मल्टीलॉकुलर भी मिलता है। ठीक है, मल्टीलॉकुलर रेडियोलेसेंसी भी आपकी होती है, और इट यूजुअली क्रॉसेज द मिड लाइन, ये भी इंटीरियर रीजन में होता है, एंड इट यूजुअली क्रॉसेज द मिड लाइन। सो कमिंग टू द ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट के अंदर भी यही है कि जो नॉन एग्रेसिव होगा उसकी आप न्यूक्लिएशन एंड क्यूरेटाज कर देंगे, और जो एग्रेसिव होता है उसकी आपको एन ब्लॉक रिसेक्शन करनी पड़ती है विद 1 सेंटीमीटर मार्जिन। ठीक है, जो अगर आप न्यूक्लिएशन और क्यूरेटाज करते हैं उसके बाद आप उनके अंदर जो है वो इंट्रालीजनल जो है वो ड्रग्स भी लगा सकते हैं, और अगर स्मॉलर एरिया है वो नॉन एग्रेसिव है, पेनलेस है, एसिम्टोमेटिक है, तो उसके अंदर भी आप फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट जो है वो आपका मेडिकल ट्रीटमेंट भी हो सकता है। और एग्रेसिव के अंदर भी एन ब्लॉक रिसेक्शन के बाद रिकरेंस को भी कम करने के लिए या उसको इसका साइज़ कम करने के लिए भी आप मेडिसिनल ट्रीटमेंट जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। सो इसके अंदर जो कि मेडिसिनल ट्रीटमेंट है उसके अंदर जो दिया हुआ है वो दैट इज़ नंबर 1
आपकी आ जाती है स्टीरॉइड्स में आ जाता है आपका ट्राइमसिनोलॉन HCl, सॉरी HCl कह रही हूँ, ट्राइमसिनोलॉन। और ट्राइमसिनोलॉन आपका ये वार्ड बुक में लिखा हुआ है, ये रेफरेंस वार्ड बुक का ये कि ट्राइमसिनोलॉन प्लस लोकल एनेस्थीसिया 50-50 आप परसेंटेज इन दोनों की डालते हैं। 2 cc आप डालते हैं 1 cc ऑफ लियन के लिए, यानी आपकी अगर लियन जो है फॉर एग्जांपल वो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर है तो उसके लिए आप जो है वो 2 cc अपना ये सोल्यूशन बनाएंगे ट्राइमसिनोलॉन प्लस LA का 50-50%, ठीक है। और वो आप 6 वीक्स के लिए उसको अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपका कैल्सिटोनिन जो है वो आपका 100 यूनिट्स जो है वो आप देते हैं, 100 इंटरनेशनल यूनिट्स आप यूज़ करते हैं, सबक्यूटेनियस आप लगाते हैं डेली फॉर 18 मंथ्स। 9 मंथ्स तक जो है वो आपको कोई इसकी सच नज़र नहीं आती। 9 मंथ्स तक अगर आपको रेजोल्यूशन फिर नज़र आनी शुरू हो तो उसको लेट रेजोल्यूशन कहते हैं, और फिर वो आपको 24 मंथ्स तक के लिए आपको इसको कंटिन्यू करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड आपकी ड्रग आ जाती है जी गैमा इंटरफेरॉन जो है वो आपका है क्या कहते हैं, स्लो करता है एंजियोजेनेसिस को, ठीक है। और वो आपको सबक्यूटेनियस आप डालते हैं, और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर से जो है यूरिन के अंदर आप इसको वो करते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, ठीक है। और ये भी आप वो तकरीबन 6 मंथ्स के लिए पेशेंट को देते हैं, लेकिन अगेन इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, पैंक्रियाटाइटिस, फीवर, फटीग वगैरह वगैरह, तो इसके लिए इसको यंगर पेशेंट के पॉपुलेशन के अंदर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। फिर फोर्थ आपकी ड्रग आ जाती है जी रैंक L इनहिबिटर्स, जिसके अंदर डेनोसुमाब जो है वो आपकी ड्रग आती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि दिस स्लोली रिजॉल्व द डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट ऑफ द बोन रिजॉर्प्शन, ठीक है। और जाइंट सेल जो हैं वो रैंक L पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अगर ये रैंक L इनहिबिटर्स, डेनोसुमाब रिसेप्टर एक्टिवेटर ऑफ न्यूक्लियर फैक्टर कैपा बी लाइगैंड, ये यूज़ की जाए तो वो उसको एलिमिनेट कर देते हैं या डिजीज़ को क्योर कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है आपकी निवाइल के अंदर जो है वो इमाटिनिब जो है वो भी आपकी टारगेट थेरेपी के तौर के ऊपर इनके ऊपर यूज़ का उन्होंने कहा है कि वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बिसफॉस्फोनेट्स भी जो है वो स्लो कर देते हैं आपकी इसकी बोन रिजॉर्प्शन जो सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा, एग्रेसिव ग्रैनुलोमा है उसके अंदर। उसके अलावा आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सॉरी आप इसकी पैथोजेनेसिस ये है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो मैंने आपको बताया कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है वो मैंने बताया आपको, जो इंट्रालीनर लगाते हैं वो एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट देते हैं। जो कैल्सिटोनिन है वो आपकी जो है वो बोन रिजॉर्प्शन को इनहिबिट करती है, और जो इंटरफेरॉन है थेरेपी है वो मैंने आपको बताया कि वो इसको कहते हैं एंटी एंजियोजेनिक इफेक्ट भी है उसका, और अलॉन्ग विद दैट वो बोन रिजॉर्प्शन को भी कम करती है और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी भी स्टिमुलेट करती है। और रैंक L इनहिबिटर्स का भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, कमिंग बैक टू द पैथोजेनेसिस, तो सेंट्रल जाइंट सेल लियन सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमास जो हैं उसको वार्डबूथ कहता है कि वो किस वजह से होते हैं। वो कहते हैं कि जो एक्टिव फिब्रोब्लास्ट हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं कि वो साइटोकिन्स को सिक्रीट करते हैं। साइटोकिन्स मोनोसाइट सेल्स को जो है वो मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि क्या है वो, जो कि एक ऑस्टियोक्लास्ट्स हैं, और वो एक तरह की एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज़ उनके अंदर होती हैं, और उनकी वजह से ये जो है ये इफेक्ट ऑफ बोन रिजॉर्प्शन और उनका ये सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा बन जाता है, ठीक है। इसके साथ एसोसिएटेड जो वो हैं सिंड्रोम्स हैं उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो वो जो है वो मैंने याद किया हुआ था कि NJNCR, ठीक है, NJNCR के निमोनिक से मैंने इसको याद किया हुआ था। और उसके अंदर आपके पास आ जाता है नुनान सिंड्रोम N से, ठीक है, नुनान सिंड्रोम, J से जेफिक कंपनाकी सिंड्रोम, फिर N से न्यूरोफिब्रोमेटोसिस, फिर C से जेरोबिज्म, NJNC और R रोमान सिंड्रोम इन द एंड, ठीक है। सो दिस इज़ योर सेंट्रल जाइंट सेल ग्रैनुलोमा।